रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1। When loaded with bricks, a lorry has a mass of 11,600 kg। कि जब एक लॉरी को ब्रिक्स के साथ फिल किया जाएगा तो उस वक्त उसका टोटल मास कितना हो जाएगा 11,600 kg। इफ़ द मास ऑफ द ब्रिक्स इज 3 times दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी, कि जितना एम्प्टी लॉरी का मास है उसका 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है अगर उस मास को, तो फिर हमारे पास ब्रिक्स का मास आएगा। फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स का मास फाइंड करना है आपने। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डाटा लिखना है। डाटा में जैसे हमारे पास टोटल मास है, टोटल मास इज इक्वल टू 11,600 kg। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि मास ऑफ एम्प्टी लॉरी हमारे पास क्या है। लेट मास ऑफ एम्प्टी लॉरी इज इक्वल टू एक्स, और यूनिट केजी यूज़ करेंगे क्योंकि मास की बात हो रही है। उसी तरह जब मास ऑफ एम्प्टी लॉरी एक्स केजी है तो मास ऑफ ब्रिक्स उसने बोला था 3 टाइम्स है, इट मीन्स 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मास ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 3x kg। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इट मीन्स के जो स्टेटमेंट के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या होगा कि दोनों के मास को प्लस किया जाए, सम किया जाए, तो हमारे पास 11,600 kg आएगा। तो यहाँ पे आपने एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए ये याद रखिएगा कि यूनिट्स उसमें आपने यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 11,600 आ जाएगा। इस फर्स्ट x के साथ कोई साइन या नंबर नहीं है तो हम +1 खुद से ऐड कर लेंगे। +1 +3 +4 हो गया। x एज इट इज इक्वल टू 11,600 आ गया। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे हमेशा डिवाइड होगा, कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11,600 डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू x अपनी जगह पे रहेगा। अब डिवाइड करना है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2900। नेक्स्ट है हमने फाइंड करना है मास ऑफ द ब्रिक्स। जब पूरी एक्सरसाइज में जब भी हम अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लास्ट में हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो उसने क्वेश्चन में बोला होगा कि आप ये फाइंड करें। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है मास ऑफ ब्रिक्स फाइंड करें, तो लास्ट पे हमने लिख देना मास ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रिक्स हमने लेट किया हुआ था 3x kg, तो यहाँ पे 3x kg लिखना है। 3 एज इट इज, x की जगह पे 2900 आ जाएगा। kg एज इट इज। अब 3 को 2900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8700 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 56। कि सम करना है आपने 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होते हैं जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है जो एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ आ रहा है। जैसे उन्होंने ऑड नंबर बोला है तो हमारे पास ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, एक सीक्वेंस के साथ ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो इनको बोलते हैं कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। और इसी तरह अगर इवन नंबर्स हों तो वो भी एक तरतीब के साथ यूज़ हो रहे हों तो उनको बोलते हैं कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब इनको लेट करते हुए हमने क्या करना है, लेट कर लिया हमने कि फर्स्ट जो ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर हम कैसे लेट करेंगे वो आपको मैं सिखा देती हूँ यहाँ पे।
फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट नंबर एक्स है, 1 है, सेकंड 3, 5 एंड 7, तो 1 को हम लेट कर लेते हैं, ये एक्स है। उसी तरह अगर 3 को हमने इस तरह लिखना हो कि इसमें एक नंबर 1 और दूसरा नंबर जो भी ऐड करने से ये 3 बनता है, जैसे 2 ऐड करने से 3 बनता है, उसी तरह यहाँ 1 + 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 6 आ जाएगा। अब 1 की जगह पे हमने x लिख लिया +2 एज इट इज़, 1 की जगह पे x और +4 एज इट इज़, 1 की जगह पे x और +6 एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ गए 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब इसी तरह अगर हम इवन नंबर्स लिखें तो तब भी यही सेम क्वेश्चन आएगा, मतलब जो लेट वाली वैल्यूज़ होंगी वो ये सेम टू सेम ही रहेंगी, चाहे इवन आ जाए चाहे ऑड आ जाए नंबर्स, हमारी जो लेट वाली वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि दोनों में जब हम 2 प्लस करते हैं तब ही हमारा नेक्स्ट नंबर आता है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, हमारे पास x है, तो सेकंड नंबर क्या हो गया x + 2, थर्ड नंबर x + 4, फोर्थ नंबर x + 6। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। उसके बाद उसने बोला था इनका सम करना है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वाली या अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाली लाइन लिखनी है आपने। तो यहाँ पे सब जो 4 के 4 नंबर्स हैं उनको प्लस कर लिया, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x + 2, थर्ड नंबर x + 4 + x + 6, चारों नंबर्स को प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद इक्वल हमने लिखना है 56 के, तो ये 56 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल आपने काउंट करने हैं कि x कितने हैं आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4x हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x + 6 और 4 10, 10 और 2 12 हो गया। 4x + 12 = 56। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x = 56 - 12, 4x = 44, x = 44 divided by 4, x = 11। इट मीन जो फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू आई है वो है 11। तो लास्ट पे उसने क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स, कि जो इन 4 नंबर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 4th नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट वैल्यू या 4th नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर = x + 6 है, = x की वैल्यू 11 + 6, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अमायरा इज़ 4 years older than प्रिया। अमायरा जो है 4 years older मतलब बड़ी है प्रिया से, एंड शील्डे इज़ 2 years younger than प्रिया। यंगर मीन्स छोटी है तो हम माइनस करेंगे, और ओल्डर मतलब बड़ी है तो हम प्लस करेंगे प्रिया की एज में से। इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, कि अगर इन सब की एजेस का सम जो है वो 47 है, तो रिस्पेक्टिव एजेस फाइंड करें इनकी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट उस गर्ल की एज करेंगे जो मतलब बाकी जिस वैल्यूज़ जिस पर डिपेंड कर रही हैं, जैसे प्रिया की एज पर बाकी वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हैं, एक यंगर है और एक ओल्डर है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो प्रिया की एज है वो क्या हो जाएगी, x years, प्रियाज एज = x years। उसी तरह अमायराज एज क्या हो जाएगी, अमायरा की एज यंगर है, ओल्डर है, तो ओल्डर में हम प्लस करेंगे। जब एज की बात हो तो
हमेशा हम प्लस करते हैं, जैसे x प्लस 4 कर, यहाँ पे हम प्लस करेंगे x प्लस 4 और ईयर्स एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शील्डलेस एज। शील्डलेस एज इज इक्वल टू यंगर है तो x माइनस 2 आ जाएगा और ईयर्स आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तीनों की एजेस का सम फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे सारी एजेस को प्लस करेंगे, x प्लस 4 प्लस x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इस वजह से हमने माइनस यूज़ कर लिया, इज इक्वल टू 47। टोटल 3x है तो 3x प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 47 आ गया। 3x अपनी जगह पे रहा, 2 ऑपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 47 माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड दी देयर रिस्पेक्टिव एजेस, मतलब हमने सबकी एजेस फाइंड करनी है। सबसे पहले प्रियास एज आ जाएगी, प्रियास एज जो स्टार्टिंग में आपने तीनों वैल्यूज लिखी होंगी, आपने उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास प्रियास एज है, x है तो x की जगह पे आ जाएगा 15, तो 15 ईयर्स आ गई उसकी एज। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमायरा की, तो यहाँ पे आ जाएगा अमायराज एज इज इक्वल टू x प्लस 4। x प्लस 4 मतलब आपने क्या करना है, प्लस कर देना, x की वैल्यू 15 थी, 15 में 4 प्लस किए तो 19 ईयर्स आ गई। लास्ट वन इज शील्डलेस एज, तो यहाँ पे आ जाएगी शील्डलेस एज इज इक्वल टू x माइनस 2 थी तो x की जगह 15, 15 में से 2 माइनस किया तो 13 ईयर्स आ गई। तो ये इनकी रिस्पेक्टिव एजेस आ गई हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5C। द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर नंबर इज 45। मतलब एक नंबर 2/3 है, 2/3, 2/3 मीन्स 2/3। उसी तरह 1/3 हो तो 1/3 मीन्स 1/3। फर्स्ट नंबर हमेशा न्यूमिनेटर की जगह, सेकंड नंबर हमेशा डिनोमिनेटर की जगह लिखा जाता है। अब उसने कहा 2/3 ऑफ द अदर नंबर हमें नहीं पता कि अदर नंबर क्या है, तो वो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास x, और उसी तरह सेकंड नंबर, 2 नंबर्स हैं तो सेकंड नंबर उसने कहा 2/3 ऑफ द अदर है तो 2/3x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने क्या बोला है कि दोनों का सम जो है वो 45 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाली लाइन लिखनी है। उसके बाद x प्लस 2/3 x इज इक्वल टू 45। यहाँ पे हम 1 लेट कर लेंगे, नीचे हमने 1 लेट कर लिया डिनोमिनेटर की जगह पे, तो अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और इस साइड पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट
3 कॉमन आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 45, 5x, नीचे 3 डिवाइड हो रहा है, अपोजिट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 3 तो 5x इज इक्वल टू 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 3 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 135। x इज इक्वल टू कोफिशिएंट हमेशा अपोजिट साइड पे डिवाइड होगा, तो 5 को हम अपोजिट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 27। अब उसने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें। अब दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है पहले वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x मीन्स पूरी वैल्यू 27। अब उसी तरह सेकंड है 2/3x, मतलब हमने 27 को 3 पे डिवाइड कर दिया। जब भी कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो इट मीन्स वो स्मॉलेस्ट होती है, छोटी वैल्यू होती है, तो इट मीन्स जो सेकंड नंबर है वो स्मॉलेस्ट हुआ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2/3x। तो यहाँ पे 2/3 एज इट इज आ गया, x की जगह पे 27 आ गया। अब हमने क्या करना है, कटिंग कर लें, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो 9 2 ज़ा 18 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज 128 इज एडेड टू इट। मतलब एक नंबर है जिसमें 28 को ऐड किया जाए तो हमारे पास ट्रिपल्ड ऑफ नंबर आता है, मतलब उस नंबर का 3 टाइम आता है। तो हमने फाइंड करना है वो नंबर क्या है। तो फर्स्टली हमने लेट कर लिया कि जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, x है, और उसी तरह ट्रिपल्ड ऑफ नंबर क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगी कि अगर हम उस नंबर में 28 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 3x आता है। तो यहाँ पे x को हम पहले ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे, 28 अपनी जगह पे रहा तो 3x माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, 28 2 ऑपोजिट साइड पे डिवाइड होगा क्योंकि कोफिशिएंट है, डिवाइड कर दिया x आ गया। अब 28 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14 इज इक्वल टू x। लास्ट पे उसने कहा फाइंड दी नंबर x ही था तो 14 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट पे लिख देना नंबर इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, a travel agency is planning for a holiday for a group of people. The agency received quotations from 2 coach companies, Maya Express and Great Holidays. It means कि एक कंपनी है हॉलीडेज प्लान कर रही है, उसने आगे से 2 डिफरेंट कोच कंपनी से रब्ता किया। 2 कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल माया एक्सप्रेस है और दूसरी ग्रेट हॉलीडेज है। एक माया एक्सप्रेस और दूसरी ग्रेट हॉलीडेज। और माया एक्सप्रेस चार्ज कर रही है $15 फॉर ईच पर्सन, मतलब कि अगर एक वैन में 10 पर्सन्स भी जा रहे हैं या 15 पर्सन्स जा रहे हैं तो उसने हर एक से $15 चार्ज करने हैं। उसी तरह ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस आ फिक्स्ड अमाउंट $84, कि जो ग्रेट हॉलीडेज है वो फिक्स्ड अमाउंट चार्ज कर रही है $84 एंड एन एक्स्ट्रा ऑफ $12 पर पर्सन। मतलब एक तो वो फॉर एग्जांपल पूरी बस में 20% उसके जा रहे हैं ग्रेट हॉलीडेज में, तो इट मीन्स वो पूरी बस से $84 चार्ज कर रही हैं। और उसके अलावा पर पर्सन मतलब हर एक से $12 भी चार्ज किए जा रहे हैं। इफ़ द टोटल अमाउंट चार्ज्ड बाय ईच पर्सन
ईच कंपनी इज द सेम, मतलब दोनों जो चार्ज कर रहे हैं अगर तो वो सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन दी हॉलीडे। जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा आए कि इज द सेम, कि मतलब दोनों सेम चार्ज कर रहे हैं या दोनों की वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि आपने जो दोनों की अमाउंट होगी वो इज इक्वल टू के साथ प्लेस करनी होगी। जैसे माया एक्सप्रेस है तो उसकी वैल्यू इज इक्वल टू की एक साइड पे, और ग्रेट हॉलीडेज है तो उसकी वैल्यू इज इक्वल टू की ऑपोजिट साइड पे रखेंगे। तो फिर उसमें से जो अननोन वैल्यू होगी वो फाइंड करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पीपल कितने जा रहे हैं, वो हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स आ गया। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या लिखा कि माया एक्सप्रेस चार्जेस अब माया एक्सप्रेस फिक्स्ड अमाउंट चार्ज कर रही थी $15। अब $15 वो चार्ज कर रही है और फिक्स्ड अमाउंट है और पर पर्सन के अकॉर्डिंग है। अब पर पर्सन हमें नहीं पता कितने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं कि एक्स के अकॉर्डिंग वो जा रहे हैं, जितने भी जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसी तरह ग्रेट हॉलीडेज की वैल्यू लिख लेते हैं कि ग्रेट हॉलीडेज कितने चार्ज कर रही हैं। ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस, ग्रेट हॉलीडेज ने क्या किया कि $84 फिक्स्ड चार्ज किया, प्लस $12 जो है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग चार्ज किया है। तो जहाँ पे पर पर्सन वर्ड यूज हो रहा है वहाँ पे आपने एक्स यूज कर लेना साथ। अब उसने कहा दोनों सेम है, तो हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाली लाइन आप लिखोगे। उसके बाद क्या है कि दोनों सेम है, यूनिट आप नहीं लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 84 प्लस 12x आ जाएगा। प्लस 12x इधर प्लस है, ऑपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 15x माइनस 12x इज इक्वल टू 84 आ गया। 15 में से 12 माइनस किया, 3x इज इक्वल टू 84। 3 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 28 आ गया। अब उसने क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन दी हॉलीडेज। तो टोटल हमने नंबर ऑफ पीपल को x लेट किया था, तो x 28 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू x था, तो x की जगह पे 28 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, in a school the number of boys who play soccer is 3 times as boys as the number of boys who play badminton। मतलब कि स्कूल में 2 गेम्स खेली जा रही थी, एक सॉकर और एक बैडमिंटन। अब उन्होंने क्या बोला है, हु प्ले सॉकर इज 3 टाइम्स, कि जो सॉकर प्ले कर रहे हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे, जो बॉयज़ बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो मतलब अगर बैडमिंटन वाले एक्स हैं तो सॉकर वाले कितने हो गए, 3x। इफ़ 12 बॉयज़ हु प्ले सॉकर प्ले बैडमिंटन इंस्टीड, मतलब कि वो सॉकर खेलने की बजाय बैडमिंटन खेलना शुरू हो गए हैं। तो हमने क्या किया, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले ईच ऑफ दी स्पोर्ट वुड बी दी सेम। अब यहाँ पे भी सेम का वर्ड आ गया, इट मीन्स आपने एक तरफ सॉकर वाली वैल्यू और एक तरफ बैडमिंटन वाली वैल्यू रखी, तो फिर आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट में आपने नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन
इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब उसी तरह नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर इज इक्वल टू 3x था, क्योंकि 3 टाइम्स था। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या थी, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि जितने एक तरफ हमने रखा सॉकर की वैल्यू को और एक तरफ बैडमिंटन की वैल्यू को रख दिया। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो सॉकर प्ले कर रहे हैं उससे 12 प्लेयर्स निकले हैं और बैडमिंटन खेलना शुरू हो गया। मतलब बैडमिंटन की टीम में 12 ऐड हो गए और सॉकर की टीम में से 12 माइनस हो गए, क्योंकि सॉकर की टीम से निकलकर उन्होंने बैडमिंटन ज्वाइन किया, तो बैडमिंटन में ऐड और सॉकर से सब्ट्रैक्ट हो गए। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हमारे अब इक्वेशन बन चुकी है, हमने यहाँ से अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो 12 यहाँ से नेगेटिव 12 जो है ऑपोजिट साइड पर प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 2x 24, 2 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास x की वैल्यू 12 आ गई। उसने कहा था लास्ट पे नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन फाइंड करें, तो यहाँ पे हमने लिख देना नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन इज इक्वल टू एक्स था, तो एक्स की जगह पे हमने 12 लिख दिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर, द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर। जब वैल्यू के फौरी बाद ऑफ हो, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू किसी ना किसी नंबर से। अब यहाँ पे नंबर हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं कि नंबर इज इक्वल टू एक्स है। नंबर एक्स हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो गई कि द नंबर ऑफ द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर। हाफ ऑफ अ नंबर मतलब 1/2x। तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर लेंगे, हाफ ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 1/2x आ गया। अब उसने कहा हाफ ऑफ अ नंबर मतलब 1/2x एंड 49, दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर हमारे पास इज मतलब आंसर इज इक्वल टू 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर। ऑफ द नंबर मतलब x। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x प्लस 49 इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें 1 प्लस करना है। 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 9/4 x आ गया। अब आपने क्या करना है, x वाली एक साइड पर अरेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 है तो अपोजिट साइड पर माइनस हो जाएगा। तो 49 इज इक्वल टू 9/4 x माइनस 1/2 x आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 49 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 1 से। 9x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सिंगल फ्रैक्शन बनाई, 9x माइनस 2x। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 49 इज इक्वल टू 4, 9 में से 2 माइनस किया 7x आ गया। 4 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 7x आ गया। 49 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 49 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 196 इज इक्वल टू 7x।
7 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 28। अब उसने कहा फाइंड द नंबर फाइंड करना था, तो नंबर हमारे पास क्या था, x था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर इज इक्वल टू x, तो x कितना है 28। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5C। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, कि जब एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, के 68 से सब्ट्रैक्ट करने से पहले अगर उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, द रिजल्ट ऑब्टेन इज द सेम। यहाँ पे भी सेम का जिक्र आ गया। इट मीन्स आपने जो सेम वर्ड से पहले वैल्यू है उसको इज इक्वल टू की एक साइड पे और बाकी को इज इक्वल टू की ऑपोजिट साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज 3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 4। सम 3 टाइम्स उसने पहले लिखा है, इट मीन्स आपने पहले दोनों का सम करना है, उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइंड दी नंबर फाइंड करना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट कि जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, x है। यहाँ आप x की जगह कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी लाइन, कि एक नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, के 68 से सब्ट्रैक्ट किए करने से पहले, मतलब 68 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से पहले उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 68 माइनस 4x इज इक्वल टू, अब उसके बाद उसने क्या बोला था कि 3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 4, कि 3 टाइम्स है नंबर ऑफ 3 times the sum of the number and 4, मतलब x plus 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 68 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 12 आ गया। अरेंज कर देंगे, 68 माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू 7x आ गया। 68 माइनस 12, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 68 में से माइनस कर दिया 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 56। अब 7 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू एक्स, और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8 इज इक्वल टू एक्स। उसने कहा फाइंड दी नंबर फाइंड करना है। नंबर हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ था, तो लास्ट पे लिख दिया नंबर इज इक्वल टू एक्स, और x क्या है हमारे पास 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, के एक मैन है जो 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन है, मतलब अगर उसके सन की एज x है तो उसका 6 टाइम्स, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर सन की एज को, तो उसके फादर की एज बनेगी 20 ईयर्स लेटर, कि 20 ईयर्स के बाद द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, कि 20 ईयर्स के बाद जो सन की एज होगी उसका ट्वाइस हो जाएगी उसके फादर की एज। फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न, कि आपने फाइंड करना है कि उसका सन कब बोर्न हुआ, उसकी एज क्या थी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट सन्स एज क्या होगी, सन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स आ जाएगी, क्योंकि एज की बात की गई है तो यूनिट ईयर्स आ जाएगा। उसी तरह मैन से एज लिख सकते हो आप, फादर से एज लिख सकते हो। मैंस एज इज इक्वल टू 6 टाइम्स का था तो 6x ईयर्स आ जाएगा। अब 20 ईयर्स के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, सन्स एज कितनी होगी, x प्लस 20 आ गया, ईयर्स आ गया साथ।
उसके बाद क्या है मैंस एज, मैंस एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स के बाद मैन की एज कितनी होगी 6x प्लस 20 और ईयर्स आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास लाइन, दोनों की एज को पहले हम इक्वल रखेंगे, x प्लस 20 इज इक्वल टू 6x प्लस 20। अब यहाँ पे क्या है, उसने बोला था कि 20 years later the man will be twice as old as his son, कि जितने मैन की एज है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी अगर उसके जो सन की एज है उसका हम ट्वाइस कर लें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसलिए हमने क्या किया, सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन बन चुकी है, आपने यहाँ से x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2 को 20 से किया तो 40 इज इक्वल टू 6x प्लस 20 आ गया। यहाँ पे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 40, सॉरी यहाँ पे 6x माइनस 2x आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4x, 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है कि जब इसके बेटा बोर्न हुआ तब मैन की एज क्या थी, द एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो यहाँ पे लिख देते हैं द एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन was born। अब उसके फादर की एज क्या थी, 6x थी और उसके सन की एज x थी। जब 6x में से माइनस कर दिया x तो फिर वो एज आ जाएगी जब उसका सन क्या हुआ, बोर्न हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस x आ जाएगा 5x और x की वैल्यू पुट करेंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो 25 ईयर्स आ जाएगी मैन की एज जब उसका सन बोर्न हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5C। A moon cake with 2 egg yolk cost $2 more than a moon cake with 1 egg yolk। अब 2 केक्स हैं, एक में 1 एग यॉक है, एक में 2 एग यॉक्स है। अब उसने कहा जो 1 एग यॉक की वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है उसका $2 ज़्यादा होगा 2 एग यॉक की वैल्यू का। अब द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक विद 2 एग यॉक्स एंड 5 मून केक विद 1 एग यॉक इज $130.80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मून केक विद 2 एग यॉक्स। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ मून केक, कॉस्ट ऑफ मून केक विद 1 एग yolk इज इक्वल टू कितना हो गया x या $x। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कॉस्ट आएगी 2 एग yolks वाली, वो कितनी हो जाएगी $x प्लस 2 आ गई क्योंकि $2 ज़्यादा थे। उसके बाद उसने क्या बोला कि द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या थी कि 6 मून केक विद 2 एग यॉक्स, 6 मून केक विद 2 एग यॉक, 2 एग यॉक वाले की वैल्यू थी x प्लस 2 और 6 लेने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह जो 1 एग यॉक है वो टोटल 5 लेने हैं और एक जो है वो x का है, तो दोनों को जब प्लस किया गया तो उससे चार्ज कितना किया गया था 130.80।
तो ये चार्ज किया गया उसे। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने सॉल्व करना है इसको। 6 को x से किया तो 6x प्लस 12 आ गया, प्लस 5x इज इक्वल टू 130.80 आ गया। 6x प्लस 5x 11x हो गया, इज इक्वल टू 130.80 माइनस 12 आ गया। 11x इज इक्वल टू 130 में से आप क्या करोगे, 12 को माइनस करोगे। 130.80 माइनस 12 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 118.80 आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, 11 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 118.80 डिवाइडेड बाई 11, डिवाइड किया 11 से तो हमारे पास आंसर आ गया 10.8। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 10.8। अब उसने क्या बोला था, क्या फाइंड करें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मून केक विद 2 एग यॉक। 2 एग यॉक वाली वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग yolk इज इक्वल टू x प्लस 2 था, $, x की वैल्यू 10.8 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास $12.8। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ना भी लगाओगे तो फिर भी ठीक होगा।